हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आपकी डेली करंट अफेयर्स और पीआईबी की क्लास शुरू करते हैं। आज देखो हम काफ़ी आरबीआई की नोटिफिकेशंस, काफ़ी रिपोर्ट्स, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के बारे में बात करेंगे, तो क्लास एंड तक ज़रूर देखना। काफ़ी इन्फॉर्मेशन है आज की क्लास में। देखिए आपके लिए हम लोग मल्टीपल न्यूज़पेपर्स, पीआईबी, ऑनलाइन सब कुछ स्टडी करके ये क्लासेस लेकर आते हैं। तो देखेंगे तो आप ही का फ़ायदा होगा कि आपको इतने मल्टीपल रिसोर्सेज का सब कुछ एक ही जगह पे मिल रहा है। चलिए पहली न्यूज़ है, आरबीआई हैज़ रिलैक्स्ड नॉर्म्स फॉर एनबीएफसीज, जो आपकी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं, रिगार्डिंग ओपनिंग ऑफ न्यू ब्रांचेस। और उसके लिए उन्होंने एनबीएफसी ब्रांच ऑथराइजेशन अमेंडमेंट डायरेक्शंस 2026 इशू की हैं। तो पहले ना क्या होता था, कोई भी एनबीएफसी होती थी ना, उनको खोलने के लिए स्पेसिफिकली आपकी जो अपर लेयर में होती थी या कोई गोल्ड लोन्स में डील करती थी, उनको अप्रूवल लेना होता था। ठीक है, अब क्या है, अब अप्रूवल जो है वो ऑटोमेटिक हो गया है। बेसिकली इसमें क्या है कि अब कोई भी उन्हें इंटीमेशन करने की या प्रायर अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है आरबीआई से। अब वो ब्रांचेस अपनी खोल सकते हैं। तो इससे क्या होगा, देखो अब एनबीएफसीज ना आराम से टियर 3, 4, 5, 6 किसी भी सिटीज़ में खोल पाएंगे, एक्सपैंड इजीली कर पाएंगे, क्योंकि वो प्रोसेस उनके लिए जो टाइम है ना वो कम हो गया, क्योंकि अब अप्रूवल नहीं लेना है। ठीक है, अब इसमें क्या है, आपकी नॉर्म्स भी कुछ दी गई हैं। बेसिकली आपकी ना एनबीएफसीज दो तरह की होती है, नॉन डिपॉजिट टेकिंग एंड डिपॉजिट टेकिंग। नॉन डिपॉजिट टेकिंग तो ठीक है, वो कोई डिपॉजिट्स नहीं मेंटेन कर रहे हैं, वो बेसिकली लोन्स देने के लिए हैं। बट डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज के लिए आरबीआई ने कहा है कि उनके लिए एक अलग अप्रोच होगी। ठीक है, उनके लिए क्या है कि अगर तो नेट ओन्ड फंड्स जो हैं, ठीक है, वो 50 करोड़ तक के हैं और कोई भी क्रेडिट रेटिंग है उसे एनबीएफसी की, तो उनको कहाँ है, वो सिर्फ अपने रजिस्टर्ड स्टेट में उनको परमिशन है ब्रांच खोलने की। अब किसी एनबीएफसी की 50 करोड़ से ज़्यादा है तो उसमें उन्होंने दो उसमें डिवाइड किया है कि क्रेडिट रेटिंग अगर तो ए से कम है। देखो ये क्रेडिट रेटिंग ना आपकी क्रिसिल, ऐसी जो बड़ी बड़ी आईसीआर है, ये सब इशू करती हैं। और इसमें क्या होता है, ये मतलब होता है कि कितना, अगर कोई भी इन्होंने डेट लिया है, एनबीएफसी ने कोई भी अपने बॉन्ड्स इशू किए हैं, उसका जो पेमेंट है वो कितना अच्छी तरह करता है। रेटिंग ये बताता है कि क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है उस एनबीएफसी की। अगर बिलो ए है, मतलब कि ए तो देखो बेस्ट रेटिंग हो गई। अगर उससे नीचे है किसी भी एनबीएफसी की, तो वो सिर्फ अपने रजिस्टर्ड स्टेट में ब्रांच कर सकते हैं विदाउट प्रायर अप्रूवल। ठीक है, और जो 50 करोड़ से ऊपर हैं और जिनकी रैंकिंग भी अच्छी है, डबल ए या उससे ज़्यादा है, वो एनीवेयर इन इंडिया कहीं पे भी अपनी ब्रांच खोल सकते हैं विदाउट प्रायर अप्रूवल। तो ये बताया गया है। बाकी जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग है उनको तो अलाउड ही है। इसके साथ साथ लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो उन्हें फॉलो करनी होंगी, जो आरबीआई ने दी है। सबसे पहले जो डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज हैं उन पर अभी भी देखिए उनकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट स्ट्रिक्ट ही रहेंगी एज़ कम्पेयर टू योर नॉन डिपॉजिट टेकिंग वंस। और देखो ये जो एनबीएफसीज है ना, ऑब्वियसली इन पे कोई ये भी नहीं होना चाहिए कि पीसीए फ्रेमवर्क का कुछ भी है जो ब्रीच है, मतलब इनका एनपीए रेशो भी 6% से कम होनी चाहिए, प्रॉफिटेबल भी होने चाहिए आपके, इनकी जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो है वो भी मेंटेन होनी चाहिए। तो वो सब देखो जो पीसीए फ्रेमवर्क वाली चीज़ें हैं ना, तो इनकी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, तभी ये कर सकते हैं ऑटोमेटिक रूट से। देन इसके साथ साथ उन्होंने फॉरेन एक्सपेंशन पे भी बात की है कि अगर इंडिया से बाहर खोलनी है ब्रांचेस, ठीक है, उसके लिए तो प्रायर अप्रूवल लेना ही पड़ेगा, वो ये ऑटोमेटिक रूट में कवर नहीं है। देन अपर लेयर एनबीएफसी, तो देखो एनबीएफसी 4 लेयर्स में होती है, हमने पिछली क्लासेस में बात भी की थी, है ना। जो भी आपकी अपर लेयर एनबीएफसीज हैं, जो एसबीआर फ्रेमवर्क है आरबीआई का, उसके अंतर्गत आती हैं, वो एक्सपैंड कर सकते हैं, पर उनकी एक बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी होनी चाहिए फॉर ब्रांच एक्सपेंशन। और वो जब भी एक्सपैंड करेंगे, उन्हें कोई भी ब्रांच अगर खोल रहे हैं या बंद कर रहे हैं, उसे मैंडेटली जो CISBI पोर्टल है, विच इज़ योर सेंट्रल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर 15 दिन के अंदर रिपोर्ट करना मैंडेटरी है। तो ये हैं आपकी जो नॉर्म्स उन्होंने दी हैं। चलिए नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिटर्न्ड उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक एप्लीकेशन फॉर वॉलेंट्री ट्रांजिशन इनटू अ यूनिवर्सल बैंक। तो उज्जीवन एसएफबी गए थे कि हाँ हमें बनना है, हमें स्मॉल फाइनेंस बैंक की जगह यूनिवर्सल बैंक बनना है, पर रिजेक्ट हो गई। तो आरबीआई ने क्या रीज़न कहा है
कि आपका ना अभी भी जो लोन्स है ना वो ज़्यादा अनसिक्योर्ड पोर्टफोलियो में हैं। सो उन्होंने कहा कि अपने लोन पोर्टफोलियो को ना थोड़ा आप अच्छा बैलेंस्ड करिए, तब हम आपको फुल बैंकिंग लाइसेंस देंगे। ठीक है, अभी देखो उज्जीवन से पहले ना अभी तक जिस बैंक को मिला है एसएफबी को, यूनिवर्सल बैंक बना। यूनिवर्सल बैंक आपके मतलब कि फुल फ्लेज शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स जैसे कि आपके एसबीआई है, पीएनबी है, वो सब। सो अभी इससे पहले अगस्त 2025 में लास्ट अप्रूवल दिया गया था एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को, उसके बाद अभी किसी को नहीं मिला है। चलिए क्राइटेरिया क्या है कि एक स्मॉल फाइनेंस बैंक यूनिवर्सल बैंक बन जाता है। सबसे पहले तो ना 5 ईयर्स का सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस होना चाहिए एज स्केड्यूल स्मॉल फाइनेंस बैंक। नेटवर्थ जो है मिनिमम नेटवर्थ 1000 करोड़ रुपीज़ का चाहिए एट क्लोज ऑफ प्रीवियस क्वार्टर। प्रॉफिटेबिलिटी तो नेट प्रॉफिट होना चाहिए उस स्मॉल फाइनेंस बैंक को लास्ट 2 कंसेक्टिव फाइनेंशियल ईयर्स में। जो उनका ग्रॉस एनपीए है, ठीक है, वो लेस देन या इक्वल टू 3% होना चाहिए। नेट एनपीए लेस देन इक्वल टू 1% होना चाहिए। इसके साथ साथ स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होना चाहिए। ठीक है, देन CRAR जो उनका कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो है, जो कि आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए 15% होता है, वो भी उनका हमेशा मीट होना चाहिए। देन पोर्टफोलियो उनका जो है इसी पॉइंट पे देखो, अभी ये जो पॉइंट है ना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, तो उनको अपनी लोन बुक को डाइवर्सिफाई करना है, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड हर लोन्स रखने, और इसी पॉइंट पे उन्होंने उज्जीवन की जो रिजेक्ट की है अभी, ठीक है, एप्लीकेशन। देन गवर्नेंस क्या है कि कोई मेजर इरेगुलरिटीज़ आरबीआई ने प्रीवियस इंस्पेक्शंस में उनके नहीं फ्लैग की होनी चाहिए। अगर ये सब होगा तो उन्हें यूनिवर्सल बैंक बना दिया जाएगा। अब देखो एसएफबीज क्यों बनना चाहते हैं यूनिवर्सल बैंक, क्योंकि ना एक तो आपका प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का, क्योंकि एसएफबीज के लिए 60% है ना, यूनिवर्सल बैंक के लिए 40% है, वो कम हो जाता है, तो और भी बहुत सारे फ़ायदे हो जाते हैं, लेंडिंग आसानी से मिल जाती है। तो इस सब के लिए जो एसएफबीज हैं वो यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट है आरबीआई उत्कर्ष 2029। तो ये उन्होंने थर्ड मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क दिया है जो आपका अप्रैल 2026 से मार्च 2029 तक रहेगा। तो इससे पहले आपका उत्कर्ष 2022 आया था, देन उत्कर्ष 2.0 आया, तो अब उत्कर्ष 2029 दिया गया है। इसमें क्या है, बेसिकली 6 स्ट्रैटेजिक पिलर्स रहेंगे और अब ना फोकस एआई पे ज़्यादा किया है। इसमें सबसे पहले रॉबस्ट रेगुलेशन। ऑब्वियसली देखिए आरबीआई क्या करना चाहते हैं कि वो अपनी मास्टर डायरेक्शंस को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, जिससे देखो अभी अगर आपने कभी नोटिफिकेशंस या मास्टर डायरेक्शंस खोल के पढ़ी हैं, थोड़ी ना कॉम्प्लेक्स है। वो चाहते हैं हम उसे सिंप्लीफाई करें और जिससे क्या हो कि और अच्छे से उसको सब समझ सकें। और देखो जब सिंपल होगा तो कंप्लायंस भी बेटर होगा। देन कस्टमर सेंट्रिसिटी एंड इंक्लूसिव फाइनेंस। ग्रीवियंस रिड्रेसल को भी बेटर करना है, फॉर्मल क्रेडिट तक सबकी रीच को भी बेटर करना है, कॉम्पिटिटिव मार्केट्स बनानी है, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है और रिटेल पार्टिसिपेशन उसमें बढ़ाना है। देन इफेक्टिव टेक्नोलॉजी, एआई को, क्वांटम कंप्यूटिंग, हर चीज़ को अब यूज़ करना है इंटरनल ऑपरेशंस में, हर चीज़ में, जिससे देखो एआई से क्या चीज़ आगे बढ़ ही रही है, ईजी हो रहा है, आसान काम हो रहा है सबके लिए। देन फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, 100% पेपरलेस अपने वर्क फ्लॉज उन्हें करने हैं। देन ग्लोबल इंडिया फोकस, वो चाहते हैं इंडियन रुपी को हम इंटरनेशनलाइज करें, क्योंकि देखो अभी क्या है, वर्ल्ड ट्रेड हमें पता है कि मेजर आपकी यूएस डॉलर जो येन जो स्ट्रॉन्ग करेंसीज है उनमें होता है, हम इंडिया को भी इंटरनेशनलाइज करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स या इनिशिएटिव्स भी बताए हैं। 49 स्पेसिफिक डिलीवरेबल्स उन्होंने कहे हैं, उसमें से हम कुछ हाई टेक या मेन प्रोजेक्ट्स देख लेते हैं। यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस, तो ये क्या होगा, देखो जैसे यूपीआई है ना पेमेंट्स के लिए, वैसे चाहते हैं लोन्स के लिए वो एक इंटरफेस बनाए और उसका नाम वो उन्होंने इसलिए यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस रखेंगे। देन है प्रोजेक्ट सामुद्रा, इसमें क्या है आपकी करेंसी मैनेजमेंट पे, कि मुद्रा बेसिकली करेंसी होती है ना, उसमें आपका पूरा लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन सबको वो ऑटोमेट करना चाहते हैं। देन इंडिजीनस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड योर लार्ज लैंग्वेज मॉडल, तो ये आरबीआई अपने लिए इंटरनल यूज़ के लिए डेवलप करना चाहते हैं कि एआई कैसे असिस्ट करें सुपरविजन में, फाइनेंशियल फ्रॉड निकालने, मतलब उनके सारे कामों को वो एक तरह से ऑटोमेटिक करना चाहते हैं। देन सीबीडीसी जो आपका सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, उसको भी अब वो और ज़्यादा एक्सपैंड करना चाहते हैं, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स में भी चाहते हैं कि उसका यूज़ हो। फाइनली यूपीआई को ग्लोबलाइज करना है, देखो कुछ कंट्रीज़ में जा चुका है, वो चाहते हैं हर जगह ऑल ओवर वर्ल्ड आपका यूपीआई सिस्टम चले। तो ये है उनका उत्कर्ष 2029। चलिए नेक्स्ट है
इंडिया हैज़ स्लिप्ड फ्रॉम बीइंग द वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी टू सिक्स लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो थोड़ी सी सैड न्यूज़ है ये, बट ये क्या है, ये नॉमिनल जीडीपी टर्म्स में हुआ है एज पर IMF's अप्रैल 2026 वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। सो नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, दो चीज़ें होती हैं, आपको पता होना चाहिए डिफरेंस क्या है। नॉमिनल जीडीपी में बता देती हूँ कि क्या होता है। बेसिकली जब मैं आज के प्राइजेस पे आज का आउटपुट अपना कंट्री का देखती हूँ ना, सो टोटल आउटपुट जो है मल्टीप्लाइड बाय कि आज के जो प्राइजेस हैं, तो उससे मुझे नॉमिनल जीडीपी मिलता है। सो रियल जीडीपी बेसिकली होता है जब मैं उसी आज के आउटपुट को बेस ईयर के प्राइजेस से जब मल्टीप्लाई करती हूँ, उसे हम रियल जीडीपी कहते हैं। सो नॉमिनल जीडीपी की टर्म्स में ये बात हुई है। अब देखो उसके रीजंस क्या हैं जो हम सिक्स लार्जेस्ट गए हैं, नंबर पे चले गए हैं फोर्थ से सिक्स। सबसे पहले ना रुपी डेप्रिसिएशन हुई है बीते दिनों। देखो रुपी जो है वो वीकन हुआ है एज अगेंस्ट US डॉलर। और ये जो जीडीपी की कैलकुलेशंस होती है ना, ये होती है आपकी USD में। अब देखो जब USD के टर्म्स में रुपी वीक हो गया ना, तो उस वजह से भी ये हुआ है। ऐसा नहीं है कि हमारी प्रोडक्शन में कुछ चेंज आया है, कुछ नहीं, क्योंकि वो रुपी वीक हो गया, ठीक है। अब उसकी वजह से क्या हुआ, जब उसको USD टर्म्स में कैलकुलेट करोगे वो अमाउंट कम आएगी, तो इस वजह से हम स्लिप कर रहे हैं। तो बेसिकली ये ऑन पेपर हुआ है। देन जीडीपी बेस रिवीजन, देखो इंडिया ने जीडीपी बेस ईयर भी चेंज किया है, हमें पता है फेब 2026 से हम लोगों ने जब आपका कैलकुलेशंस देखी हैं तो उसमें हमने पढ़ा है कि वो चेंज किया गया है। अब जो रिवाइज्ड एस्टिमेट्स है ना, वो आपका ऑब्वियसली उन्होंने अब 2022-23 पे आ चुके हैं। अब उसकी वजह से भी इन फिगर्स में चेंजेस आए हैं। सो द रिवाइज्ड एस्टिमेट शोड दैट प्रीवियस फिगर्स हैड स्लाइटली ओवर एस्टिमेटेड द इकोनॉमी साइज। देखो वो होगा ही, क्योंकि पहले वो इतने डिकेड ओल्ड पे चल रहे थे, अब उससे तो अब कितने चेंजेस आ चुके हैं, तो रिवीजन की वजह से भी थोड़ा आपका ये श्रिंक हुआ है नॉमिनल जीडीपी। देन ग्लोबल हेडविंड्स, सो देखो आपकी कॉन्फ्लिक्ट तो चल ही रही है, ईरान वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। देन योर जिसकी वजह से क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ गए हैं, तो उसकी वजह से भी, क्योंकि हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ गया है, क्योंकि इंपोर्ट बिल में सबसे बड़ी आइटम ऑयल ही है जो हम बाहर से मंगवाते हैं ना, तो उसकी वजह से भी हमारी करेंसी जो इतना वीकन हो रही है ना, वो भी एक रीज़न है। चलो जीडीपी रैंकिंग्स देख लेते हैं एज पर वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक क्या है। सो फर्स्ट इज़ US, सेकंड चाइना, थर्ड जर्मनी, फोर्थ जापान। सो फिफ्थ अब यूके ने हमें फिर से, हमने उन्हें पीछे किया था, हम फिर से यूके और जापान से पीछे हो गए हैं। सो सिक्स नंबर पे हम आ गए इंडिया। सो सिल्वर लाइनिंग भी है, उस आउटलुक में कहा गया है कि ठीक है हम लोग रैंक पे चाहे नीचे गए हैं, पर फिर हम फिर से ऊपर उठ जाएंगे, क्योंकि हम लोग अभी भी फास्टेस्ट ग्रोइंग है। हमने कल ही देखा था ना कि 6.5% से हमारा प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट है। देन इसके साथ साथ IMF ने कहा है कि हम 2027 तक दोबारा अपना फोर्थ स्पॉट ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा डोमेस्टिक डिमांड बहुत अच्छा है। देन इसके साथ साथ प्रोजेक्शंस ये भी है कि 2031 तक तो हम थर्ड लार्जेस्ट भी बन जाएंगे। देन नेक्स्ट है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया एंड योर पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी साइन MOU टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंशियल क्राइम्स। तो इसमें आपस में देखो ये लोग डेटा शेयर करते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी पिछले दिनों देखा था ना, सेबी के साथ किया था ये ना, ऑलमोस्ट आपका FIU जो है वो सारों के साथ अब साइन कर रहा है ऐसे MOUs, जिससे क्या हो डेटा ना आपस में ये लोग शेयर करें, और कोई भी जैसे मोबाइल नंबर रिलेटेड है या कुछ भी है, तो फ्लैग हो सके कि इन अकाउंट से कोई आपका जा रहा है पैसा, वो अकाउंट से पैसा कहीं पे भी। अब अगर है ना एक मोबाइल नंबर, ये नहीं है कि बैंक्स के थ्रू ही, ये तो नहीं कि पेंशन फंड्स में भी वो उसी नंबर के थ्रू अगर पैसा लग रहा है सेबी, तो वो पूरा ना ऐसा वो कह रहे हैं ना इकोसिस्टम में डाल देंगे, हाँ भाई ये नंबर फ्रॉड वाले हैं, ये खातों से फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ होती है। तो सबके साथ जब डेटा शेयर्ड होगा तो वो कहीं पर भी देखो अपना ना, उस देखो खाते का अगर पैसा वो यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, कहीं भेज ही नहीं पाएंगे, वो फ्लैग हो जाएगा, सब कुछ चेक हो जाएगा, तो उससे क्या होगा कि फाइनेंशियल फ्रॉड्स आपके कम होंगे। PFRDA के बारे में यहाँ हम देख लेते हैं। तो ये बेसिकली आपके पेंशन सिस्टम को रेगुलेट और सुपरवाइज करती है इंडिया में। स्टैट्यूट ये रेगुलेटरी बॉडी है, जैसे बैंकिंग सिस्टम और NBFCs के लिए हमारे पास RBI है ना, वैसे ही पेंशन के लिए PFRDA है। ये 2003 में इस्टेब्लिश हुए थे, तब ये क्या कहते हैं सिर्फ गवर्नमेंट रेजोल्यूशन से बनाए गए थे। स्टैट्यूटरी बॉडी, यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी कोई कब बनता है, जब उनके लिए एक्ट पास हो जाती है। सो PFRDA एक्ट आपका 2013 में आपका हुआ था पास, एंड इफेक्टिव हुआ था फेब 2014, तो यानी तब से ये एक रेगुलेटरी स्टैट्यूटरी बॉडी बन गए। देन हेडक्वार्टर्ड है न्यू दिल्ली में, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत ये काम करते हैं।
सो आपका पेंशन सेक्टर का जो भी प्रमोशन डेवलपमेंट सब कुछ यही देखते हैं। और इवन कि कोई भी सब्सक्राइबर है जिसने किसी भी स्कीम में सब्सक्राइब कर रखा है पेंशन स्कीम में, उनके इंटरेस्ट को भी देखना, उनकी कोई कंप्लेंट्स ग्रीवियंस सबको हैंडल यही करते हैं। आपकी नेशनल पेंशन सिस्टम, अटल पेंशन योजना, मेन जो पेंशन की स्कीम्स है ना वो सब यही उसको ओवरसी करते हैं। देन इनका स्ट्रक्चर क्या है, चेयरपर्सन होते हैं, 3 होल टाइम मेंबर्स होते हैं और 3 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं, और सबको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। देन करंटली इसके लीडर कौन है, चेयरपर्सन वो हैं शिवा सुब्रमण्यम रामन जी। एंड रेगुलेटेड एंटिटीज़ इसके अंदर कौन सी आती हैं, देखो जितने भी पेंशन फंड मैनेजर्स हैं, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसीज, ट्रस्टी बैंक्स, कस्टोडियंस, ये सब पेंशन रिलेटेड काम यही उन्हें रेगुलेट करते हैं। चलिए नेक्स्ट है FIU इंडिया एंड योर सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया साइन MOU टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंशियल क्राइम्स। जस्ट लाइक उन्होंने PFRDA के साथ किया वैसे उन्होंने सेबी के साथ भी किया, ठीक है। देन चलो सेबी के बारे में देख लेते हैं। तो सेबी आपकी अब रेगुलेटरी बॉडी है। ये किसको देखती है, आपकी सारी सिक्योरिटी, स्टॉक एक्सचेंजेस, ये वाली सारी मार्केट को, ठीक है, जिसे हम कैपिटल मार्केट बोलते हैं, जो फर्दर आपकी प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट में डिवाइडेड होती है ना, वो सब सेबी ही देखते हैं और वर्क करते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये इस्टेब्लिश हुए थे अप्रैल 1988 को, और अगेन ये भी नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थे, और इनका एक्ट कब पास हुआ था, जनवरी 30, 1992 में। ये आपके स्टैट्यूटरी स्टेटस इन्हें मिला था सेबी एक्ट 1992 से। हेडक्वार्टर्ड है ये मुंबई में, रीजनल ऑफिसेज हैं इनकी न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद में। और इनका क्या है मैंडेट, देखो ये बेसिकली इन्वेस्टर्स जो हैं, ठीक है, जिन्होंने भी पैसा लगाया है आपके किसी भी स्टॉक्स में है, कहीं पर भी है, इवन कि म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, इंडेक्स फंड्स, कहीं पर भी लगाया है, उन सब के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं और आपकी सिक्योरिटीज़ मार्केट को रेगुलेट करते हैं और डेवलप करते हैं। इवन कि कोई कंपनी अगर लिस्ट भी होती है ना, तो उसको पूरा देखना, जांच करना, सब कुछ, उनका IPO, ये सब कुछ सेबी ही रेगुलेट करता है। देन ट्रिपल रोल है इनका। तो ये सबसे पहले क्वाजी लेजिस्लेटिव बॉडी भी हैं, क्योंकि ये रेगुलेशंस ड्राफ्ट करते हैं सिक्योरिटीज़ आपकी मार्केट के लिए। क्वाजी एग्जीक्यूटिव हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशंस, एनफोर्समेंट सब यही देखते हैं इस मार्केट का। देन क्वाजी जुडिशियल भी हैं, क्योंकि रूलिंग्स और ऑर्डर्स भी ये जो पास करते हैं उनको बिल्कुल जुडिशियल अथॉरिटी मिलती है, मतलब कि वो ऑर्डर्स मानने जाते हैं। देन मैनेजमेंट इनकी कैसे होती है, सो चेयरपर्सन होंगे, 2 मेंबर्स होंगे फ्रॉम यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये बोर्ड होता है। एंड फिर RBI से भी एक मेंबर इनके बोर्ड पे होते हैं, एंड 5 अदर मेंबर्स, और जिनमें से 3 होल टाइम होने चाहिए, और सबको अपॉइंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। करंटली इसके चेयरपर्सन है तुहीन कांता पांडे जी। चलिए इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस को रेगुलेट करना, सारी सिक्योरिटीज़ मार्केट, चाहे आपकी कमोडिटी मार्केट है, कुछ भी, उनको ये रेगुलेट करते हैं। देन इंटरमीडियरीज को भी रजिस्टर करते हैं और रेगुलेट करते हैं। कोई भी ब्रोकर्स हैं, कोई भी हैं जो मार्केट्स में आपके पैसा लगाने के लिए मिडिल मैन हैं, उनको भी यही रेगुलेट करते हैं। देन इनसाइडर ट्रेडिंग को प्रोहिबिट करते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब होता है कि अगर किसी को भी इनसाइड इन्फॉर्मेशन है ना, तो किसी कंपनी के बारे में, और उसका फ़ायदा उठा के वो उसके शेयर्स खरीद के मार्केट में फ़ायदा उठाने लगते हैं, तो वो क्या है, वो देखो अनड्यू एडवांटेज है, वो प्रोहिबिटेड है बाय सेबी। तो उसको भी ये चेक करते हैं कि कोई ऐसे अनफेयर या फ्रॉडुलेंट ट्रेड प्रैक्टिसेस तो नहीं कर रहा है। एंड ये भी देखते हैं कि सब्सटैंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स या टेक ओवर ऑफ कंपनीज, उसको भी ये चेक करते हैं। सो अपीलेट मैकेनिज्म भी है। तो देखो सेबी, जैसे अभी हमने बात की, ये ऑर्डर पास कर सकते हैं, क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, लेकिन इनकी ऑर्डर्स पे अपील भी की जा सकती है। सो देयर इज सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल ऑल्सो, और अगर उसके बाद आप अपीलेट ट्रिब्यूनल से भी कोई सेटिस्फाई नहीं है, फिर उसकी अपील आगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक जाती है। चलिए नेक्स्ट है, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड रिलायंस जियो अनाउंस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप टू लॉन्च BOB वर्ल्ड लाइट, a comprehensive mobile banking app specifically engineered for feature phone users। तो ये बेसिकली आपके जियो फ़ोन प्राइमा 4G डिवाइस पर चलेगी, ठीक है। एंड ये क्या है, इस फ़ोन पे प्री लोडेड आएगी, अगर कोई किसी के पास ये फ़ोन है तो अब उसे डाउनलोड कर सकता है। ये जो ऐप है इसमें सेल्फ ऑन बोर्डिंग है, मतलब कि कहीं आपको ब्रांच विजिट करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप कहीं पर भी आप इसको खुद ऑन बोर्ड हो जाओ। और ये सिर्फ BOB के कस्टमर्स के लिए नहीं है, ये किसी भी बैंक के कस्टमर इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं। देन इसमें क्या है, लो बैंडविड्थ आर्किटेक्चर है, जिसकी वजह से पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी में भी ये चलेगी एप्लीकेशन। देन ये क्या है, इसमें आपके अभी सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइडेड है, UPI एनेबल्ड हैं, आप स्कैन करके
पैसे भेज सकते हो, अपने बिल पेमेंट्स, यूटिलिटी सर्विसेज कुछ भी है, मोबाइल रिचार्जेस कर सकते हो, अपनी बेसिक अकाउंट मैनेजमेंट कर सकते हो, तो जिसमें बैलेंस चेक हो जाएगा, ये सब कुछ। चलिए नेक्स्ट है, नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अचीव्ड इट्स हाईएस्ट एवर डिसबर्समेंट ऑफ 613.75 करोड़ रुपीज़। तो देखिए जो कॉर्पोरेशन है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत काम करती है, ये बात याद रखना है, ये फाइनेंस से रिलेटेड, लेकिन ये काम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत करती है। सो ये क्या है, जनवरी 13, 1992 को बनाई गई थी, तब ये सेक्शन 25 कंपनी थी, बाद में सेक्शन 8 कर दी गई थी। तो सेक्शन 8 कंपनीज कौन सी होती है, आपकी जो भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, उन सबको सेक्शन 8 कंपनीज कहा जाता है। सो इनका काम क्या है, जो भी बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके बेनिफिट के लिए काम करना। सो स्कीम्स अगर कुछ भी हैं पुअर सेक्शन के लिए, उनको हेल्प करना। फाइनेंस, सो फाइनेंस ने किस वे में देते हैं, ये ना डायरेक्टली बैकवर्ड क्लासेस को या फिर पुअर सेक्शंस को वो नहीं करते हैं कि डायरेक्टली फंड या लोन नहीं देंगे। ये क्या करेंगे, कंसेशनल फाइनेंस देते हैं बैंक्स को, पीएसबीज को, आरआरबीज को, कि वो आगे लोन जो भी हैं बैकवर्ड क्लासेस को या कोई भी पुअर सेक्शन से हैं इनको प्रोवाइड करें, ताकि वो अपना देखिए काम कर सकें जिस भी चीज़ के लिए उन्हें चाहिए। और उसके बाद जो इंटरेस्ट रेट है उस पर भी ये देखिए रिबेट देते हैं। इंटरेस्ट रेट अगर अर्ली पेमेंट होती है, जैसे आपके एग्रीकल्चर सेगमेंट में होती है ना, वैसे ही यहाँ पर भी चलता है। चलिए नेक्स्ट है, कर्नाटका हाई कोर्ट डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट टू स्ट्रिक्टली एंड फेथफुली इंप्लीमेंट मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी। सो कर्नाटका हाई कोर्ट का डायरेक्टिव अभी आया है आपका रिसेंटली। सो ये जस्टिस एम नागा प्रसन्ना जी ने दी है रूलिंग, और उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को कहा है कि आप वो ना अभी एक बिल लाए थे, कर्नाटका मेंस्ट्रुअल लीव एंड हाइजीन बिल 2025। सो उन्होंने कहा है कि इस बिल को आप फास्ट ट्रैक करिए, पास करिए और मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी बनाइए अपनी, ठीक है। सो इसमें क्या है, देखो हो क्या रहा था, पास तो हो रहे हैं बिल मेंस्ट्रुअल लीव के, पर ना होल हार्टेडली अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। जैसे कि जो पॉलिसी थी ना, अब उसमें क्या है कि पहले डिफाइन नहीं था ऑर्गेनाइज सेक्टर या अनऑर्गेनाइज किसको कवर है। अब ये जो आपका हाईकोर्ट का डायरेक्टिव आया है उसमें उन्होंने क्लियरली कहा है कि पॉलिसी ऑर्गेनाइज सेक्टर के साथ साथ अनऑर्गेनाइज एंड डेली वेज वर्कर्स पर भी अप्लाई होगी। सो ये भी सिर्फ मैं कर्नाटका की बात कर रही हूँ, ये ऑल इंडिया नहीं है, ये बात याद रखना, क्योंकि ये कर्नाटका हाई कोर्ट का डायरेक्टिव आया है, ठीक है। सो इसके साथ साथ कोर्ट ने ये भी कहा है कि आप जो बिल है कर्नाटका मेंस्ट्रुअल लीव एंड हाइजीन बिल 2025 उसे फास्ट ट्रैक कीजिए। उसमें बेसिकली क्या है कि 1 डे ऑफ पेड लीव पर मंथ दी जाएगी टू विमेन। देन वर्क फ्रॉम होम ऑप्शंस, अगर हो सकता है कि कहाँ अगर छुट्टी नहीं दे सकते तो वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन दीजिए। एंड 2% अटेंडेंस रिलैक्सेशन फॉर फीमेल स्टूडेंट्स इन स्कूल एंड कॉलेजेस। चलिए अब ना थोड़ा हम देख लेते हैं कि हिस्ट्री भी जान लेते हैं मेंस्ट्रुअल लीव के इंडिया में। तो फर्स्ट स्टेट जो था ना जिसने ये मेंस्ट्रुअल लीव का कॉन्सेप्ट लाए थे और अप्लाई किया था, इसके लिए पास किया था आपका बिल, वो है बिहार 1992 में। मतलब देखो कितने पहले उन्होंने ये कर दिया था, और अभी भी कई स्टेट्स में ये है ही नहीं है, ना ही इसकी कोई नेशनल पॉलिसी है। सो उसके बाद ना 23-24 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में ना केस आया, ठीक है। सो सुप्रीम कोर्ट ने पहले क्या है कहा कि नहीं, नेशनल पॉलिसीज़ की नहीं बना सकते, ठीक है। सो उन्होंने कहा कि हम मैंडेट नहीं देंगे नेशनल पॉलिसी का, वो वैसे भी गवर्नमेंट का काम है। और उन्होंने कहा था कि मैंडेटरी नेशनल लॉ के लिए क्यों नहीं वो कह सकते, क्योंकि ना इसकी वजह से ना वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है, कि लोग ना एक्चुअली वुमेन को हायर करना ही बंद कर दें कि नहीं इन्हें तो एक्स्ट्रा छुट्टियां देनी पड़ेंगी, है ना। तो इसकी वजह से उन्होंने कहा था कि हम मैंडेटरी नेशनल लॉ के लिए नहीं बोल सकते। उसके बाद ना मार्च 2026 में अभी क्या हुआ है आपका ना, डॉक्टर जया ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, उसमें लैंडमार्क रूलिंग दी है सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन को फंडामेंटल राइट माना है, ठीक है, अंडर योर आर्टिकल 14, 21 एंड 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन अभी भी उन्होंने कंपल्सरी पेड लीव के बारे में नेशन वाइड कोई मैंडेट नहीं इशू किया, उन्होंने सिर्फ अभी उसे फंडामेंटल राइट कहा है। सो ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट है, नोएडा प्रोटेस्ट एंड योर 4 लेबर कोड्स। तो आप जानते होंगे कि अभी नोएडा में प्रोटेस्ट हुई हैं लेबरर्स की। सो उसके लिए ना हम देख लेते हैं कि क्या उनके कंसर्न्स हैं और क्या 4 लेबर कोड्स हैं जिनको लेकर ये इश्यूज़ हुए। सो सबसे पहले 4 लेबर कोड्स ना आपके बनाए गए हैं, सरकार ने ना 29 सेंट्रल लेबर लॉज को ना आपका कंपाइल कर दिया है, अब सिर्फ 4 लेबर कोड्स बना दिए, ठीक है। और ये आपके इम्प्लीमेंट हो गए हैं April 1, 2026 से, ठीक है।
अब ये क्या है, फर्स्ट है कोड ऑन वेजेस 2019, ये आपके सारे मिनिमम वेजेस, बोनस, इक्वल रेम्यूनरेशन इससे डील करता है। सो इसमें आपके ना नेशनल फ्लोर वेज दिया गया है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ना डिसाइड कर देगी कि ये फ्लोर का ना एक वो है वेज का फ्लोर, मतलब इससे नीचे कोई भी गवर्नमेंट वेजेस सेट नहीं कर सकती, ठीक है। देन नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, उसमें क्या है आपके सारे ट्रेड यूनियंस, जो भी ओनर्स के, मैनेजमेंट के ट्रेड यूनियन से क्या रिलेशंस रहेंगे, स्टैंडिंग ऑर्डर, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, इस सब से वो डील करेगा ये कोड। देन इसमें क्या है, इसमें आपका मेजर जो पॉइंट है वो ये है कि पहले गवर्नमेंट परमिशन ना लेनी पड़ती थी, अगर आपका 100 एम्प्लॉयज़ तक है ना एम्प्लॉयड, अगर आप किसी को भी हटा रहे हो, निकाल रहे हो, तो आपको परमिशन लेनी होती थी। अब क्या है, गवर्नमेंट परमिशन अगर नहीं चाहिए, वो थ्रेशहोल्ड बढ़ा दिया है। सो पहले 100 एम्प्लॉयज़ तक का था, अब 300 एम्प्लॉयज़ तक का कर लिया है। सो अब गवर्नमेंट परमिशन नहीं चाहिए अगर आप 300 एम्प्लॉयज़ तक करते हो, ठीक है, फायर। देन सोशल सिक्योरिटी कोड 2020, सो इसमें आपके बेसिकली योर प्रोविडेंट फंड, योर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस की, मेटर्निटी बेनिफिट्स, ग्रेचुटी, ये सब इसमें कवर होगा। इसमें क्या है, इस कोड में फर्स्ट टाइम आपके गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी इंक्लूड किया गया है। और इसमें आपके ये भी कहा गया है कि बेसिक पे ना आपका मिनिमम 50% कॉम्पोनेंट होना चाहिए, क्योंकि देखो बेसिक पे ही ना आपकी ये सब चीज़ें कैलकुलेट होती है। तो सरकार चाहती है कि देखो जब रिटायरमेंट हो ना तो अच्छा कॉर्पस हो आपके पास, इसलिए बेसिक पे 50% से ऊपर के लिए उन्होंने 50% या उससे ऊपर के लिए मैंडेट किया है। देन योर OSH कोड 2020, वो आपके ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ और वर्किंग कंडीशन से ये डील करता है। देन इसमें क्या है, कहा गया है कि मैंडेटरी अपॉइंटमेंट लेटर्स होने चाहिए, एनुअल फ्री हेल्थ चेकअप्स होने चाहिए वर्कर्स के लिए। चलिए अब कंसर्न्स देख लेते हैं कि इस कोड्स को लेके क्या आए हैं। देखो सबसे पहले तो नोएडा प्रोटेस्ट के लिए वेजेस एक बहुत बड़ा इशू था। देन क्या है, वीकेंड इंस्पेक्शन, तो अब क्या है कि जो इंस्पेक्शंस हुआ करेंगी ना, ये सारे कोड्स अप्लाई हो रहे हैं नहीं, उनको ना फेसलेस कर सरकार चाहती है कि बनाएं, और वो आपके ऑफ साइट हो जाएं, और सेल्फ सर्टिफिकेशन भी आपकी आएगी कि हाँ ठीक है, इंडस्ट्रीज को सेल्फ सर्टिफाई कर दें। लेकिन इससे क्या है, इससे एक फियर है कि इससे एम्प्लॉयर अकाउंटेबिलिटी कहीं ना कहीं कम हो जाएगी, वो तो सेल्फ सर्टिफाई कर देंगे। देन जॉब इनसिक्योरिटी भी आ गई है। अब इन ना कोड्स में ना आपके एक फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट की भी बात हुई है। उसमें क्या होता है कि ना आप कुछ मानो आपका कोई प्रोजेक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है 5 साल के लिए, आप 5 साल के लिए लोगों को हायर कर सकते हो। इसको भी ना सरकार ने अब लीगलाइज कर दिया, पहले ये नहीं था। सो अब जब फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट उन्होंने लीगलाइज कर दिया ना, तो अब क्या लग रहा है कि देखो सारे लेबरर्स जो हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनको लग रहा है कि कंपनीज जो है ना अब आराम से हायर और फायर कर सकती हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से भी इनसिक्योरिटी आ रही है। देन उसके बाद अगर प्रोटेस्ट करनी है ना, अंडर योर इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड उन्होंने कहा है प्रोटेस्ट करने से पहले आपको 14 डे का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा कि देखो उनकी बार्गेनिंग पावर होगी ना, जो वर्कर्स यूनियन की, लेबर यूनियंस की, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी, क्योंकि वो गैप आ जाएगा ना कि मैंने आज डिसाइड किया और मुझे 14 दिन का गैप करना है स्ट्राइक पे जाने के लिए। देन एक्सक्लूजन ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनिट्स, सो इसमें क्या है कि जो आपकी फैक्ट्रीज़ हैं जिनमें 10 या 20 वर्कर्स ही हैं, सो बहुत सारी प्रोटेक्शंस उनको दी गई हैं। सो इसकी वजह से क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहीं ना कहीं लग रहा है कि इनमें आपके कोड्स की वजह से उन पर ज़्यादा चेक्स नहीं लगेंगे। तो ये कुछ कंसर्न्स हैं कोड्स को लेके। चलिए अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, कि ये कंसर्न्स को सरकार कैसे डील करती है। चलिए नेक्स्ट है, UNDP रिलीज रिपोर्ट टाइटल मिलिट्री एस्केलेशन इन द मिडल ईस्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इम्पैक्ट्स अक्रॉस एशिया एंड द पैसिफिक। तो हम इस पे बेसिकली इंडिया पे फोकस करेंगे कि इंडिया में क्या इम्पैक्ट आने वाला है मिडल ईस्ट, वेस्ट एशिया क्राइसिस का आपका। चलिए ह्यूमन डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी इम्पैक्ट देख लेते हैं। तो देखो सबसे ज़्यादा ना पॉवर्टी में ही, मतलब पॉवर्टी के जो रेट्स हम इतने कम कर रहे थे ना, वो बढ़ जाएंगे। सो इसमें ये माना जा रहा है, ये देखो ये आपकी एक्सपेक्टेड रिपोर्ट है। सो ये कह रहे हैं कि सिवियर सिनेरियो होता है ना, अगर 28 डे कन्फ्लिक्ट चलती है, सो इंडिया का पॉवर्टी रेट 23.9% से 24.2% तक बढ़ सकता है, और 2.5 मिलियन एडिशनल इंडियंस पॉवर्टी लाइन के बिलो जा सकते हैं। मतलब देखो कि उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट वॉर का हमारे ऊपर भी आएगा। सो HDI लॉस, इसके साथ साथ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है उसमें जो हमने अभी तक 0.03 से 0.12 ईयर्स में जो ग्रोथ की है ना, इतना हम लोग अपना लूज़ कर जाएंगे। देन इसके साथ साथ देख लेते हैं, अब जो हम देख रहे हैं कि ये हमारा पॉवर्टी बढ़ेगी, पॉवर्टी लाइन के लोग नीचे, लोग बिलो पॉवर्टी लाइन जो है लोगों का नंबर बढ़ेगा।
सो उसके क्या चैनल्स हैं, ट्रांसमिशन चैनल्स भी रिपोर्ट में बताए गए हैं। सबसे पहला है एनर्जी एंड फाइनेंस। देखो 40% क्रूड ऑयल, 90% LPG हमारा वेस्ट एशिया से आता है, ठीक है। अब क्या है कि प्राइजेस बढ़ रहे हैं, हमें पता है पर बैरल आपका $100 से ऊपर चला गया है। अब जब वो प्राइसेस बढ़ेंगे उससे पहले तो आपका रुपी जो है वो वीकन हो रहा है, ये भी हमें पता है, ठीक है। अब वो जो वीकन हो रहा है, हमारा इम्पोर्ट बिल भी बढ़ रहा है, चीज़ें महंगी होंगी, इन्फ्लेशन होगा, ठीक है। अब कॉस्ट को मैनेज करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग ऑयल कहाँ से लेंगे इतना, सो शिफ्ट बैक हो रहा है टू कोल बेस्ड पावर। और UNDP कह रही है कि इसकी वजह से पॉल्यूशन लेवल्स ऊपर जाएंगे और पब्लिक हेल्थ रिस्क बढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला तो ये पॉइंट हो गया। सेकंड हो गया एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी। क्यों? फर्टिलाइज़र भी आता है, ठीक है। 45% इंडिया का फर्टिलाइज़र इम्पोर्ट वहाँ से है। फर्टिलाइज़र्स की वजह से आपकी क्या है, क्रॉप ख़राब होगी, ठीक है। खारिफ सीज़न आपको पता है अब लगने वाला है, तो उसकी वजह से आपका क्या है कि उसकी वजह से जब खाना कम होगा, पैदावार कम होगी, तो उनके भी प्राइजेस ऊपर जाएंगे। तो लोग जिनके पास ऑलरेडी देखो नहीं इतना पैसा, वो कैसे खरीदेंगे इतना महंगा। So 85% of domestic urea production relies on imported LNG, and high LNG prices could lead to shortage and spike food prices. Then trade and logistics. So देखो नॉन ऑयल एक्सपोर्ट्स भी होते हैं। सो अप्रॉक्सीमेटली $48 बिलियन वर्थ ऑफ एक्सपोर्ट्स हम लोग इस एरिया में करते हैं। अब जब यहाँ पे वॉर रहेगी तो हमारे एक्सपोर्ट्स भी हैम्पर होंगे, एक्सपोर्ट्स नहीं होंगे तो फॉरेन एक्सचेंज कहाँ से आएगी, मतलब फर्दर हमारा देखो जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो ख़राब होगा, है ना। अब इसकी वजह से क्या है, इवन योर रॉ मटेरियल प्राइसेस फॉर मेडिकल डिवाइसेस आर एक्सपेक्टेड टू राइज बाय 50%, क्योंकि रॉ मटेरियल आपका वहीं से आता है। मतलब बताऊँ, एक सेक्टर का इम्पैक्ट नहीं है, मल्टीपल सेक्टर इम्पैक्ट है वेस्ट एशिया की वॉर की वजह से हमें। देन लेबर एंड रेमिटेंसेस। देखो बहुत हम इंडिया का जो डायस्पोरा है ना वो मिडल ईस्ट में आपको भी पता है जॉब करते हैं। सो 9.37 मिलियन इंडियंस इस टाइम आपके गल्फ कंट्रीज़ में रह रहे हैं और काम कर रहे हैं। काफ़ी ह्यूज अमाउंट है, और उनसे भी देखो रेमिटेंसेस आते हैं। सो उसकी वजह से देखो वॉर होगा, वो काम से पहले तो काम तो रहेगा ही नहीं उनका, फिर उनको वहाँ से सेफली लाने का भी आपको पैसेज करना होता है। सो इसकी वजह से 38 to 40% इंडिया का टोटल इनवर्ड रेमिटेंसेस आपका इम्पैक्ट हो सकता है। सो इसकी वजह से क्या होगा, देखो अब जिनकी नौकरियां जाएंगी उनके भी घर वालों को कहाँ से वो लोग खाएंगे पिएंगे। सो इन सब इश्यूज़ की वजह से ये कहा गया है कि पॉवर्टी इंडिया में भी 2.5 मिलियन लोग पॉवर्टी में जा सकते हैं। सो इसके साथ रिकमेंडेशंस क्या क्या दी हैं, देखिए UNDP ने, उन्होंने कहा है कि हमें जो है मूव अवे होना चाहिए फ्रॉम फ्यूल सब्सिडीज टू टारगेटेड कैश ट्रांसफर्स फॉर इनफॉर्मल वर्कर्स, माइग्रेंट्स एंड वेमेन। तो फ्यूल सब्सिडी सबको देने की बजाय ना वो कह रहे हैं टारगेट ऑडियंस को ही, आप टारगेट सिटीजन्स को ही कैश ट्रांसफर्स करो। और उन्होंने कहा है कि आप कंसेशनल क्रेडिट और गारंटी मैकेनिज्म्स बनाइए फॉर स्मॉल फर्म्स इन सेक्टर्स लाइक हॉस्पिटैलिटी एंड डायमंड्स विच आर स्ट्रगलिंग विद हाई इनपुट कॉस्ट। देन डाइवर्सिफाई करिए रिन्यूएबल एनर्जी में। ऑब्वियसली देखो ऑलमोस्ट काफ़ी पॉइंट्स तो इसमें से सरकार कवर कर ही रही है। चलिए UNDP के बारे में जान लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UN की लीड एजेंसी है जो पॉवर्टी से आपकी बेसिकली डील करती है। इसका इस्टेब्लिशमेंट नवंबर 22, 1965 को हुआ था। 170 कंट्रीज़ में ऑपरेट करते हैं। हेडक्वार्टर्ड है न्यूयॉर्क सिटी USA में। और ये आपके जो UN के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं ना SDGs, उनको भी यही कोऑर्डिनेट करते हैं। देन इनका सबसे फेमस रिपोर्ट होता है, आपने सुना होगा इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में देते हैं, सारी कंट्रीज़ को रैंक करते हैं बेस्ड ऑन हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम। चलिए फंडिंग इनको कहाँ से मिलती है, जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं वो वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस करके इन्हें फंड देते हैं। चलिए नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है अब आपके लिए, ठीक है। सो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज्ड अ स्टडी टाइटल्ड यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन इन चेंजिंग लेबर मार्केट्स, प्रोटेक्टिंग वर्कर्स इन ऑल टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। चलिए इसमें भी ना हम इंडिया फोकस बात ही करेंगे। सो की फाइंडिंग्स देख लेते हैं। रिपोर्ट ने कहा है दैट मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ एटलीस्ट वन सोशल प्रोटेक्शन बेनिफिट, हाउएवर अ मैसिव गैप रिमेन्स। तो इन्होंने बेसिकली ये बात की है कि मोर देन हाफ जो है ना 52.4, हाफ का भी मतलब थोड़ा ही हाफ से ज़्यादा,
कि उनके पास एटलीस्ट वन सोशल प्रोटेक्शन बेनिफिट है, लेकिन अभी भी देखो आदि के पास तो नहीं है ना, तो गैप अभी भी बहुत है। सो अप्रॉक्सीमेटली 3.8 बिलियन पीपल ग्लोबली हैं जिनके पास अभी भी कोई भी सोशल प्रोटेक्शन नहीं है। देन ILO की ये भी कहती है स्टडी दैट फॉर एवरी $1 इन्वेस्टेड इन सोशल प्रोटेक्शन द इकोनॉमिक आउटपुट राइजेज बाय $1.52 आफ्टर योर 2.5 years। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट बेटर है अगर आप सोशल प्रोटेक्शन में करते हो। देन इसके साथ साथ ट्रिपल क्राइसिस की भी बात की है इन्होंने रिपोर्ट में। सो क्लाइमेट चेंज, टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट, AI जैसे आ रहा है, और डेमोग्राफिक एजिंग, जैसे लोग देखो एजड हो रहे हैं, AI जॉब्स लेकर जा रहा है, क्लाइमेट की वजह से जॉब्स में आपके दिक्कत आ रही है, इसकी वजह से यूनिवर्सल प्रोटेक्शन, सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स की नीड और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। सो इंडिया का देख लेते हैं। इंडिया का प्रोग्रेस उन्होंने कहा है कि बहुत अच्छा है ILO ने। सो उनकी वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट जो है 24-26 की, उसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया का सोशल प्रोटेक्शन कवरेज डबल हुआ है। सो 24.4% से 48.8% हुआ है 2024 में। सो अब नियरली हमारी 65% ऑफ पॉपुलेशन 920 मिलियन पीपल जो हैं दे आर कवर्ड बाय एटलीस्ट वन फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन थ्रू सेंट्रल स्कीम्स। तो मेजर देखिए स्कीम्स क्या हैं। आयुष्मान भारत स्कीम है जिसमें आपके कार्ड इशू होते हैं, हेल्थ कवर मिलता है 5 लाख रुपीज़ पर फैमिली। आपकी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, सो उसमें फूड सिक्योरिटी दी जाती है और ओवर 80 करोड़ पीपल को फ्री फूड ग्रेन्स मिलती हैं। देन आपका श्रम पोर्टल है जिसमें क्या है आपके इनफॉर्मल वर्कर्स का पूरा डेटा कलेक्ट होता है टू प्रोवाइड टारगेटेड बेनिफिट्स। चलिए ये जो रिपोर्ट है ना इनकी, ये 9 कोर एरियाज़ पे स्टडी करती है कि सोशल प्रोटेक्शन आपको 9 एरियाज़ के लिए देना होता है, ठीक है, तभी उसको हम यूनिवर्सल मानेंगे। जिसमें चाइल्ड एंड फैमिली बेनिफिट्स आएगा, मैटरनिटी प्रोटेक्शन, अनएम्प्लॉयमेंट में सपोर्ट, एम्प्लॉयमेंट इंजरी बेनिफिट, सिकनेस बेनिफिट, हेल्थ प्रोटेक्शन, ओल्ड एज बेनिफिट्स, डिसेबिलिटी बेनिफिट्स, सर्वाइवर बेनिफिट्स। मतलब देखो इतनी सारी चीज़ें आती हैं, तब भी आप यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन में आओगे। चलिए उन्होंने अब जब रिपोर्ट आती है ना उसमें रिकमेंडेशंस भी वो देते हैं कि आप क्या बेटर कर सकते हैं। सो सबसे पहले क्या है कि वर्कर्स के लिए जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं जो ख़त्म हो रही हैं, जैसे कोल इंडस्ट्रीज़ देखो विद टाइम हमें पता है हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, वो फेज़ आउट होंगी, तो उनके लिए कुछ कुशंस आप बनाइए कि वो जिससे ट्रांजिशन हो सके, उन्हें स्किल्स प्रोवाइड करिए। देन सस्टेनेबल फाइनेंसिंग करिए। सो फाइनेंस को अपने डाइवर्ट करिए किस तरफ, आपके मिक्स ऑफ कंट्रीब्यूटरी एंड नॉन कंट्रीब्यूटरी स्कीम्स होनी चाहिए। सो कुछ आपको स्कीम्स बनानी चाहिए जिसमें कंट्रीब्यूशन खुद करें जैसे एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयज़ करते हैं, और कुछ आप टैक्स फंडेड भी स्कीम्स बनाइए फॉर ऑब्वियसली और पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। इसके साथ साथ सोशल प्रोटेक्शन जो है इसको इनफॉर्मल वर्कर्स के लिए, देखो अभी भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ना है नहीं है सोशल प्रोटेक्शन रिलेटेड कुछ भी, सबको पता है। सो वहाँ पर भी इसे लेकर जाइए। देखो अब वो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ना, वहाँ पे सरकार ये कर सकती है कि अब वहाँ पे एम्प्लॉयर के थ्रू तो नहीं आप जा सकते हैं ना, कॉन्ट्रीब्यूटरी नहीं जा सकते, वहाँ आपको कुछ ना कुछ स्कीम्स खुद ही बनानी पड़ेगी। चलिए ILO के बारे में जान लेते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है और इनका क्या काम है, बेसिकली लेबर रिलेटेड, लेबर के सारे स्टैंडर्ड सेट करते हैं, वो सब ये करते हैं। देन ये क्या है, ये आपका अक्टूबर 1919 में बनी थी ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस से, और ये ओल्डेस्ट एजेंसी है UN की। हेडक्वार्टर्ड है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में, और ये ट्राईपार्टाइट UN एजेंसी है। क्यों? क्योंकि इसमें गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर, वर्कर्स सब पार्ट लेते हैं और डिसाइड करते हैं पॉलिसीज़। इनका काम क्या है, प्रमोट डिसेंट वर्क फॉर ऑल बाय प्रोटेक्टिंग राइट्स एट वर्क, एनकरेजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड स्ट्रेंथनिंग सोशल प्रोटेक्शन। और इन्हें 1969 में नोबेल पीस प्राइज़ मिला था फॉर इम्प्रूविंग फ्रेटर्निटी एंड पीस अमंग नेशंस। और इनकी वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक एंड ग्लोबल वेज रिपोर्ट फेमस रिपोर्ट्स हैं। इंडिया भी ILO का फाउंडर मेंबर था और परमानेंट मेंबर है ILO के गवर्निंग बॉडी का सिंस 1922। चलिए नेक्स्ट है, गवर्नमेंट नोटिफाइज इंडियाज फर्स्ट चिप फैब्रिकेशन प्लांट एट SEZ धौलेरा। तो इसे टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड सेटअप करेंगे और धौलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन गुजरात में ये होगी सेटअप। एंड इसकी इन्वेस्टमेंट 91,000 करोड़ रुपीज़ है। 21,000 ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब्स इसकी वजह से आपकी जनरेट होगी।
चलिए नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ आउटकम्स, विजिट ऑफ फेडरल चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया डॉक्टर क्रिश्चियन स्टॉकर टू इंडिया। तो देखो जब कोई भी आता है ना किसी कंट्री से, एमओयूज तो साइन होते ही हैं, तो इनके साथ ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन एग्रीमेंट हुआ है, फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म हुआ है, जिससे क्या हो बिजनेसेस की कोई भी सेटअप करना चाहता है यूनिट, वो फास्ट ट्रैक हो जाए अंडर योर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। डिफेंस कॉपरेशन साइन हुआ है, काउंटर टेररिज्म लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ है कि जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाएंगे ऑन काउंटर टेररिज्म। फूड सेफ्टी में एमओयू साइन हुआ है बिटवीन एफएसएसएआई जो इंडिया का है और एजिस जो कि ऑस्ट्रिया का है। देन वोकेशनल ट्रेनिंग एंड स्किल्स में साइन हुआ है लेटर ऑफ इंटेंट। चलिए नेक्स्ट है इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज़ इशूड एक्टिव हीट वेव अलर्ट्स फॉर सेवरल स्टेट्स। चलिए हीट वेव क्या होता है? हीट वेव ये नहीं है कि गर्मी आ गई, ये ना कुछ पैरामीटर थ्रेशोल्ड सेट है। सो प्लेन्स में बेसिकली जब मैक्सिमम टेम्परेचर एटलीस्ट 40 डिग्री सेल्सियस हो, हिली में एटलीस्ट 30 डिग्री सेल्सियस हो और कोस्टल रीजन्स में एटलीस्ट 37 डिग्री सेल्सियस हो, उसे हीट वेव की कंडीशंस माना जाता है। अब डिक्लेयर कब करते हैं? दो आपके तरीके हैं जो उसके बेस पे आईएमडी डिक्लेयर करता है। पहला है कि जो नॉर्मल है उससे कितना डिपार्चर हुआ है, ठीक है। अगर जो नॉर्मल टेम्परेचर्स रहते हैं, अगर उससे 4.5 डिग्री सेल्सियस से 6.4 डिग्री सेल्सियस अबव है टेम्परेचर, तो हीट वेव होगी। और अगर 6.4 डिग्री सेल्सियस से भी अबव है, मतलब नॉर्मल मानो 40 है और आपका टेम्परेचर 46.4 हो से भी ऊपर चला गया है, वो सिवियर हीट वेव हो जाएगी। देन बेस्ड ऑन एक्चुअल टेम्परेचर भी करते हैं। जब एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस हो जाए रिगार्डलेस ऑफ नॉर्मल, सवेयर हीट वेव कब होगी? जब वो एक्चुअल टेम्परेचर 47 डिग्री सेल्सियस हो जाए। और हीट वेव कब होती है आपकी ऑफिशियली डिक्लेयर? जब ये कंडीशंस आपकी प्रिवेल करें एटलीस्ट 2 स्टेशंस में फॉर एटलीस्ट 2 कंसेक्टिव डेज। चलिए नेक्स्ट है आर वैशाली हैज़ इमर्ज्ड एज द विनर ऑफ द फाइड विमेन कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026। तो आपका टोरंटो कनाडा में हुआ था। और एक बहुत इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि जो आर वैशाली है ना, वो बहन है आर प्रगानंदा जी की। तो मतलब ये सीबलिंग डुओ हैं जिन्होंने ये टूर्नामेंट्स आपके जीते हैं। देन फाइनल राउंड डिफीट, तो उन्होंने कोनेरू हम्पी जो कि इंडिया की ही हैं उन्हें डिफीट करके वो जीती हैं। अब इसके बाद क्या है, उनको वो क्वालिफाई हो गई है कि जो वर्ल्ड चैम्पियन है ना जू वेंगजुन, वो उनको अब डायरेक्टली कह सकते हैं, उनके साथ मैच वो कर सकती हैं इन दी वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप। चलिए वर्ल्ड आर्ट डे के बारे में बात कर लेते हैं। अप्रैल 15 को हर साल मनाया जाता है। अप्रैल 15 क्यों चुना गया? क्योंकि बर्थ एनिवर्सरी होती है लियोनार्डो दा विंची जी की। देन फाउंडिंग बॉडी कौन सी थी इस डे की? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ आर्ट। एंड ये प्रपोजल जो है इस डे का, देखो जो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ आर्ट है ना, उन्होंने 17th जनरल असेंबली में रखा था और ऑफिशियली ये अडॉप्ट हो गया था 2012 में। यूनेस्को ने इसे 2019 में अपनी 40th जनरल कॉन्फ्रेंस में फाइनली इसको ऑफिशियल स्टेटस दिया था। और इस साल का थीम क्या है? अ गार्डन ऑफ एक्सप्रेशन कल्टिवेटिंग कम्युनिटी थ्रू आर्ट। चलिए नेक्स्ट है मेमफ्लेशन। देखो ये ना नए कॉन्सेप्ट आया है मेमफ्लेशन। कुछ भी आपके सोशल मीडिया से रिलेटेड नहीं है, अलग कॉन्सेप्ट है। चलिए मेमफ्लेशन क्या होता है कि देखो जो कंप्यूटर मेमोरी है ना, जो भी है आपकी डलती है फ़ोन्स में लैपटॉप्स में, उनका ना प्राइस जब बढ़ेगा, हाइक होगा, उसे हम मेमफ्लेशन बोलते हैं। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एआई की जो कंपनीज़ है ना, उनको ना अपने लिए भी चाहिए ये सब चीज़ें, उनको अपने हर एआई में हर चीज़ में डालनी होती है। अब क्या है, अगर एआई कंपनीज खरीद लेंगी तो बाकी जनता के लिए कम बचेगा, उसकी वजह से प्राइस हाइक हो रहा है। चलिए नेक्स्ट है अ हिस्टोरिक फर्स्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अ लाइफ साइज स्टैचू ऑफ स्वामी विवेकानंदा जी वॉज अनवील्ड इन द हार्ट ऑफ डाउनटाउन सियाटल वॉशिंगटन। तो ब्रॉन्ज में बनाया गया है ये स्टैचू आपका, और इसे नरेश कुमार कुमावत जी ने बनाया है। देन ये क्या है, देखिए ये सिंबल करता है किसे? शिकागो 1893 टू सियाटल 2026, ठीक है। विवेकानंदा जी ने ना एक बहुत हिस्टोरिक एड्रेस दिया था शिकागो में, ठीक है, पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में। तो उसी पर ये थीम पर बेस करके बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट है राजा रवि वर्मा मास्टरपीस हैज़ जस्ट शैटर्ड रिकॉर्ड्स टू बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव इंडियन पेंटिंग एवर सोल्ड एट ऑक्शन। तो पेंटिंग का नाम क्या है? यशोधा एंड कृष्णा जी की ये पेंटिंग है, ठीक है। ये ऑयल ऑन कैनवस पेंटिंग है, बनाई गई है। एंड ये जो आपकी सेल हुई है ना, कितने में हुई है? 167.2 करोड़ रुपीज़। और इसे खरीदा है डॉक्टर साइरस एस पूनावाला जी, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के फाउंडर हैं।
चलिए नेक्स्ट है, आईटीसी लिमिटेड अचीव्ड अ मेजर ग्लोबल बेंचमार्क इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, बिकमिंग द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया टू रिसीव FSA 3.0 सर्टिफिकेशन। ठीक है, तो ये बेसिकली उनको अपनी वीट और पैडी के लिए मिली है। आईटीसी का आटा तो आप जानते हो आशीर्वाद आटा है। उन्होंने बेसिकली पंजाब, हरियाणा, यूपी में जो भी उनके एरियाज़ हैं जहाँ पर भी ये उगाई जाती हैं वहाँ पर उन्हें दिया गया है ये सर्टिफिकेशन। अभी जो FSA 3.0 है ना, इसे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इनिशिएटिव प्लेटफॉर्म देता है और वो 3 पिलर्स पर बेस करके देता है, एनवायरमेंटल एंड सोशल एंड इकोनॉमिक, और टेस्ट करता है और फिर ये सर्टिफिकेशन मिलती है। अब आईटीसी को गोल्ड लेवल सर्टिफिकेशन मिली है, ये हाईएस्ट पॉसिबल रेटिंग है। और देखो अब इसका बेनिफिट होगा, एक्सपोर्ट्स में उन्हें बहुत बेनिफिट होगा। नेक्स्ट है टाइम 100 लिस्ट फॉर 2026। तो देखो ये 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड की लिस्ट होती है। इसमें हम देख लेते हैं इंडियंस कौन कौन आए हैं या इंडियन ओरिजिन पीपल कौन कौन आए हैं। सबसे पहले हैं सुंदर पिचाई जी, जो CEO हैं अल्फ़ाबेट और गूगल के। तो ये टाइटन्स कैटेगरी में आए हैं क्योंकि इन्होंने AI रेवोल्यूशन ये लेकर आए हैं। देन रणबीर कपूर हैं एक्टर, ये आर्टिस्ट कैटेगरी में आए हैं और इनका जो है ना प्रोफाइल वो आयुष्मान खुराना जी ने लिखा है। ठीक है, इस लिस्ट में। देन विकास खन्ना जी, वो शेफ़ एंड रेस्टोरेंट है उनका न्यूयॉर्क में, तो वो विजनरी एंड आर्टिस्ट कैटेगरी के अंदर ही आए हैं। देन उनका जो बेसिकली न्यूयॉर्क रेस्टोरेंट है ना बंगलो, और उनके फिलैंथ्रोपिक एफर्ट्स, इस वजह से वो आए हैं इस लिस्ट में। देन नील मोहन जी, जो CEO हैं यूट्यूब के, वो भी टाइटन्स कैटेगरी में आए हैं क्योंकि देखो यूट्यूब ने तो सब कुछ ही बदल दिया है, क्लास भी यूट्यूब पे ही चल रही है। चलिए लास्ट न्यूज़ है आज की, फाइनली लास्ट पे हम आ गए हैं। डॉक्टर रेड्डीज लैब्स रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन टू मेक एंड सेल जेनरिक वर्जन्स ऑफ सेमाग्लूटाइड टेबलेट्स। तो यहाँ पे आपको CDSCO के बारे में पता होना चाहिए। तो जो हमारा पूरा ड्रग मार्केट है ना दवाइयों का, वो सब यही ऑर्गेनाइजेशन देखती है। ये इंडिया की फार्मास्यूटिकल, मेडिकल डिवाइसेस, कॉस्मेटिक्स सब की रेगुलेटरी बॉडी है। हेडक्वार्टर्ड है ये FDA भवन न्यू दिल्ली में। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत काम करते हैं। और ये क्या है, इन्हें ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो हैं वो हेड करते हैं इसे CDSCO को, जो कि करंटली हैं डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी जी। पेरेंट बॉडी क्या है इसकी, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के अंतर्गत ये काम करती है। चलिए इनके फंक्शंस क्या क्या हैं, ये जो है अपनी देखिए अथॉरिटी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स 1940 से ड्रॉ करते हैं। और इन्हें कोई भी अगर नया ड्रग दवाई बनती है उसके पूरा क्लिनिकल हुआ है उसको रिव्यू करना, सब कुछ ये देखते हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए परमिशंस वगैरह देते हैं। देन इम्पोर्ट्स देखते हैं, कोई भी दवाइयों का अगर हो रहा है उस पर सारा चेक ये करते हैं। स्टैंडर्ड्स देते हैं, स्टैंडर्ड फॉर ड्रग्स एज पर इंडियन फार्माकोपिशिया and central licensing. Central license approving authority भी है for critical categories like vaccine, blood products and large volume perinatals. चलिए आपकी आज की क्लास यहीं तक ही थी। देखिए ज़रूरी है, सब कुछ जानना ज़रूरी है, अच्छे से क्लास को देखिएगा।